हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं ना, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले एक चीज समझनी होगी कि ये जो टारगेट बैच है, अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो हर एक एग्जाम्स को आप क्लियर कर सकते हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। इससे पहले कि हम अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था सोशल स्टडीज का, और आपको भी पता है कि उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा था। और इसके अंदर हमने देखा था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने अलग अलग तरीके के, चाहे वो एयरवेज हो, वाटरवेज हो, इसके अलावा रेलवेज हो, ये सारी तरीके के ट्रांसपोर्ट हमने डिस्कस किए थे। हमने बताया था कौन सा कन्वीनियंट है, कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सा फास्ट है, हर एक तरीके के हमने ट्रांसपोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, इवन एमसीक्यूज भी सॉल्व करे थे। देखिए, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं ना, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज आपके पास में एक नोटबुक और एक पेन जरूर होना चाहिए। भाई, बिना नोटबुक और पेन के पढ़ाई नहीं होगी, वो तो फिर टाइम पास होता है। मैं हमेशा बार बार कहता हूं, नोटबुक और पेन होना चाहिए। जो भी पढ़ाया जाए उसको लिखो और खुद के नोट्स बनाओ। आज इंटरनेट की दुनिया में इतने नोट्स, इतनी पीडीएफ, इतनी पीपीटीज, इतने कंटेंट अवेलेबल है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लगेगा यार इससे बेटर तो ये, इससे बेटर तो ये। आपको कंटेंट इकट्ठा करने वाला नहीं बनना है, आपको पढ़ने वाला बनना है, रिवाइज करने वाला बनना है, कोर्स कंप्लीट करने वाला बनना है। क्या करोगे ज्यादा कंटेंट इकट्ठा करके? आप खुद के नोट्स बनाओ ना, वही आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। आप लगे वो डेकोरेशन करने में, चीजों को बनाने में, भैया ऐसे नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जितना भी पढ़ो उसका खुद का रिवीजन करो, क्लास के बीच में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको सॉल्व करो। इसके अलावा डेली का होमवर्क डेली करना है भाई। वीडियो देखते समय पूरी तरीके से फोकस रहना, और जो ट्रैकर सीट आपको दी गई है, जो स्टडी प्लानर आपको दिए गए हैं, जो मेंटरशिप में बच्चे जुड़े हुए हैं, उस प्लानर के साथ में टिके रहना है। अगर उस प्लानर के साथ में आप टिके हो ना, मंथली जो आपकी रिपोर्ट से उसको भी फिल कर रहे हो ना, तो आप डेफिनेटली, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको खूब करना है। अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको करना है। अगर ये रूल फॉलो करने के लिए तैयार हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, और आप खुद अपने आप को भी नहीं रोक पाओगे। सोशल स्टडीज का जो चैप्टर नंबर 15 है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में। काफी कुछ हमने सॉइल के बारे में पढ़ा, लैंड के बारे में पढ़ा है। आज हम पूरा एक, चाहे वो लैंड हो, सॉइल हो, वाटर रिसोर्सेज हो, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी के अंदर भैया हेडिंग लिखिए, लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेस। ये सबसे पहले लिखना है। लिखने के बाद आपको देखना है कि, अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता, मैं अब आपको बता दूं कि मैथ्स का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया। ये पूरा मैथ्स का सिलेबस है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है। और आपको पता है कि मैथ्स में मैथ्स का 50% वेटेज है। मैथ्स का 50% वेटेज है। 400 मार्क्स में से 200 केवल और केवल मैथ्स के होने वाले हैं। तो मैथ्स का कोर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं कंप्लीट किया है तो कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए बार बार। और सोशल स्टडीज में आपको पता है इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। आगे हम मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं, समझते हैं कि कैसे हैं चीजें, किस तरीके की चीजें हैं, वो सारी बातें हम करने वाले हैं, राइट। तो यहां पे आपको समझना होगा सबसे पहली चीज कि ये जो हमारे टॉपिक हैं, ये पूरे सोशल स्टडीज के टॉपिक हैं, और ये सारे टॉपिक्स हम कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था रिवोल्ट ऑफ 1857, इंटीरियर ऑफ अर्थ, फ्रीडम फाइटर्स, क्लाइमेट चेंज, इंपोर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स, अर्थक्वेक्स, फिर सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म पढ़ा, टाइप एंड रेनफॉल पढ़ा, रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, मेजर ग्रासलैंड पढ़ा हमने, फिर इसके अलावा रॉक एंड वाटर साइकिल हमने पढ़ा, और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा, फिर प्रेशर एंड विंड सिस्टम पढ़ा, फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा हमने, फिर लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और आगे चल करके हम कम्युनिकेशन से मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस के बारे में डिस्कशन करेंगे।
तो आई होप कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर काफी कुछ चीजें हमें बता रही है, हमारी पृथ्वी के बारे में, हमारी मिट्टी के बारे में, हमारी जल के बारे में, यानी कि सारी चीजों के बारे में। जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, जो वाटर है ना एक रिसोर्सेस है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। पानी पे काफी कुछ चीजें डिपेंडेंट है, वाटर पे काफी कुछ चीजें डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अच्छा कितने परसेंट वाटर है जो, ये बढ़िया है, 1% वाटर केवल है। अच्छा आपको पता है कि जो टोटल 3% वाटर है केवल 1% ही बहुत काम का है। अब आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि यार ये जो लैंड है, जो मिट्टी है, जो पृथ्वी है, उसको हम क्या क्या कहते हैं। देखिए जो सॉलिड सरफेस है ना, जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर जो सॉलिड सरफेस है उसी को हम लैंड कहते हैं। इसका हम यूज करते हैं किस चीजों में भाई, मिट्टी है तो उसका यूज होगा एग्रीकल्चर में, जमीनें हैं तो भैया एग्रीकल्चर में यूज होगा, लैंड का मतलब जमीनें होता है। एग्रीकल्चर के अलावा आप क्या करोगे, घर बनाओगे अपना, उस पर रहोगे। इसके अलावा लोग उस पर जंगल उगाएंगे, पेड़ पौधे उगाएंगे, इंडस्ट्रीज बनेगी, तो अलग अलग पर्पस है। इट्स अ लिमिटेड एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेस। अच्छा इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है भाई, ये जैसे ये पेन है, इसकी कहीं ना कहीं फैक्ट्री है, ये अगर आज खत्म हो जाएगा तो कल दूसरा भी मिल जाएगा। लेकिन लैंड बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेड मात्रा में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्लियर है, आपको बातें समझ आ रही हो। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, ये सॉलिड सरफेस है। अच्छा हमने क्या किया हुआ है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी जमीनें हैं, इसको हमने अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने यूजेस के हिसाब से कुछ क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर रखा है कि कितने टाइप्स के ये हो सकते हैं। तो देखिए पहली वो चीजें जहां पे खेती होती है, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड, जहां पे हम अनाजों को उगाते हैं, तो ये एक टाइप हो गया। कॉपी में लिखते जाना है साथ साथ में, जो इंपॉर्टेंट और मेन फोकस्ड पॉइंट है, टू द पॉइंट हम पढ़ते हैं, फालतू की बकवास नहीं करना, टू द पॉइंट पढ़ना है, चीजों को लिखते हुए आगे बढ़ना है। करेक्ट, नोट्स खुद ही बनाया करो। फॉरेस्ट लैंड वो एरिया जहां पे जंगल होते हैं, वाइल्ड लाइफ होती है, जानवर होते हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, फॉरेस्ट लैंड के अंदर आएगी। अच्छा अर्बन लैंड होगा, रूरल भी होगा। अर्बन का मतलब क्या होगा, जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, वो अर्बन इलाका हो गया। इस तरीके से रूरल होगा, गांव का इलाका हो गया। वेस्टलैंड का मतलब क्या होता है, जहां पे अनयूजेबल होगा, बैरन लैंड होगी, मतलब उसका यूज नहीं हो रहा होगा, उसको हम वेस्टलैंड कहते हैं। क्लियर है, तो ये हमने किसके आधार पे किया है, हमने किया यूजेस के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन किया है। किसका क्लासिफिकेशन किया है, लैंड का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अब आप बोलोगे सर हमें हिंदी में बताइए कि भूमि का क्या मतलब है। भूमि हमारी पृथ्वी की वो ठोस सतह है, वो सरफेस है, जिसका यूज हम कृषि के कामों में, आवास के कामों में, उद्योगों के लिए, अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह सीमित और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, संसाधन है। कृषि भूमि जिसको हम फसल उगाने के लिए यूज करते हैं, वन भूमि वनों और वन्य जीवों के लिए, शहरी भूमि बस्तियों, इमारतों और उद्योगों के लिए, बंजर भूमि जो अनुपयोगी है, बंजर है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। हिंदी में भी है, जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में भी लिखिए। अच्छा सर आपने लैंड के बारे में बता दिया, आपने हमें इसकी क्लासिफिकेशन बता दी, क्या इसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी है क्या, प्रॉब्लम भी जाननी है भाई। प्रॉब्लम है, क्या है, पहला तो भाई डिग्रेडेशन होता जा रहा, मतलब कि जो उपजाऊ जमीनें हैं जहां पे हम अनाज उगाते हैं, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, डिग्रेडेशन चालू हो चुका है उसका। अच्छा इसके पीछे कारण भी होंगे भाई, बहुत सारे कारण है। ओवर ग्रेजिंग हो रही है ना, बहुत ज्यादा जानवर हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग हो रही है। अब बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री बन रही है उसका जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उससे भी नुकसान हो रहा है, तो ये डिग्रेडेशन के कारण है। दूसरा पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। इसमें कि हम केमिकल यूज करे जा रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज करे जा रहे हैं, क्यों, जनसंख्या बढ़ती जा रही है भाई, अनाज भी तो ज्यादा उगाना है। मान लीजिए जमीन है, एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, अब इस जमीन के टुकड़े में, आप समझिए, आप ध्यान से समझना है, एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इस जमीन के टुकड़े में ये तो सीमित है। पहले 100 लोग थे, 100 लोग थे और 100 लोगों के लिए यहां पे अनाज उगाया जाता था। अब जनसंख्या बढ़ गई,
1000 हो गए, तो क्या ये जमीनें बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अनाज ज्यादा मात्रा में उग सके उसके लिए हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, केमिकल का यूज कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजों का हम यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया उत्पादन तो बढ़ाना है। क्यों? जनसंख्या बढ़ रही है तो उत्पादन तो बढ़ाना पड़ेगा। जमीनों को हम नहीं बढ़ा सकते ना, इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, बात यह है। केमिकल की फैक्ट्री है, केमिकल बनाओगे, केमिकल का छिड़काव करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम भी तो होगी उसके साथ में। ज्यादा केमिकल यूज करेंगे, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे, प्लास्टिक का जो वेस्ट होगा उससे क्या होगा? लैंड का डिग्रेडेशन भी चालू हो जाएगा, उसकी जो उपजाऊपन है वो खत्म होती जाएगी। क्लियर है? अब हमें समझना है कि इसको हम बचा कैसे सकते हैं भाई, कंजर्व कैसे किया जा सकता है। भैया ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाओ। इसके अलावा जो लैंड का रिक्लेमेशन है भैया वो उसको देखो कि जो बंजर भूमि है उसको और कैसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। वहां पे प्लांट जो अर्बनाइजेशन की प्लानिंग हो, जैसे मास्टर प्लान होता है कि इस शहर को ऐसे डेवलप करना है, तो प्रॉपर तरीके से हो, प्रॉपर लैंड का यूज हो, उसका वेस्ट मटेरियल कैसे निकलेगा ये हो। इंडस्ट्रियल प्लानिंग हो तो प्रॉपर बताया जाए कि भैया इसका वेस्ट मटेरियल से उसका रीयूजेबल कुछ बन सकता है क्या, उसका वेस्ट से कुछ और बना सकते हैं क्या। तो इस तरीके की चीजें करी जाएंगी तो कंजर्वेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो आई होप कि समझ आ रहा होगा कि प्रॉब्लम क्या है इससे रिलेटेड, और क्या पोल्यूशन है, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा लैंड के बारे में। दूसरा टॉपिक है हमारा सॉइल। देखिए कुछ समस्याएं हैं जैसे वनों की कटाई, औद्योगिक चराई और औद्योगिक अपशिष्ट जो निकलता है औद्योगिक। अब देखिए इसको हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूं। इसके कारण क्या है भैया? रासायनिक का यूज कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। अब इसको बचाने के तरीके क्या है? ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाइए, बंजर भूमि को उपयोग युक्त बनाने। जैसे बंजर भूमि है वहां पे उपजाऊ नहीं हो पा रही है चीजें, तो वहां पे क्या कर सकते हैं? वहां पे लोगों को बसाया जा सकता है उस जगह को, जो जो ऐसी जो कृषि है जहां पे पहले खेती होती थी, तो वहां पे बिल्डिंग्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। जो बंजर भूमि है वहां पे बनाइए। तो इस तरीके से हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ में चीजों को बहुत बेटर और सही तरीके से काम कर सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं। अब हमने देख लिया यार लैंड के बारे में, अब हम सॉइल के बारे में बात करते हैं। देखिए मिट्टी जो है ना, मिट्टी भी अलग अलग टाइप की होती है। रेतीली मिट्टी होगी, बलुआ मिट्टी होगी, काली मिट्टी होगी, लाल मिट्टी होगी। अब मिट्टी के अलग अलग प्रकार है। अभी तक हमने लैंड को क्लासिफिकेशंस यूजेस के आधार पे किया था, अब हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। और मिट्टी के भी अलग अलग चीजें हैं। टॉप मोस्ट सॉइल क्या होती है, पेरेंट रॉक, क्या अलग अलग टाइप की चीजें। तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? सॉइल के बारे में। देखिए सॉइल क्या होता है भाई? सॉइल क्या होता है? जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम सॉइल कहते हैं। जहां पे मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, एयर होता है, वाटर होता है। स्पेशली प्लांट ग्रोथ के लिए जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, प्लांट ग्रोथ के लिए जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसी को ही तो सॉइल कहा जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए भैया सोइल कैसे, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है पहले के चैप्टर्स में भी हम पढ़ चुके हैं। चट्टान है, चट्टान क्या होगा? उसका वेदर कंडीशंस में वो धीरे 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 बारिश होगी, उसमें से मिट्टी निकलेगी, फिर नदियों में बहते हुए जाएगी, फिर डिकम्पोजिशन होगा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर जिससे कि वो मिट्टी का निर्माण होता है। और ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं इसको बनने में भाई। कहीं ज्वालामुखी होगा, फटेगा, उसके अंदर से मैग्मा निकलेगा, लावा निकलेगा, तो धीरे धीरे वो चट्टान का रूप लेगी, पहाड़ों का रूप लेगी, फिर वो बारिश होगी, फिर नदियों से टकराते हुए फिर वो टूटेगा, फिर अलग अलग तरीके की चीजें होंगी। नेचर में हजारों साल प्रक्रिया चलेगी, फिर वो कहीं जाके इकट्ठा होगा, फिर इकट्ठा होते 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 एक लैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लैंड का फॉर्मेशन होगा तो वो जो मिट्टी है वो उसके ऊपर आएगी। हम मिट्टी तब देखेंगे किस प्रकार की मिट्टी आ रही है। नदी के पास है तो वहां पे रेत ज्यादा हो गई। तो इस तरीके के हजारों साल लगते हैं उपजाऊ मिट्टी को बनाने में। तो ये इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। देखिए मिट्टी क्या होती है? मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो खनिज, कार्बनिक पदार्थ, हवा, पानी से बनी होती है, जो पौधों की कृषि के लिए आवश्यक होती है। क्लियर है? इसका निर्माण कैसे होता है भाई? ये कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के कारण मिट्टी बनती है। क्लियर है? इसको बनने में हजारों साल लगते हैं। अब अलग अलग टाइप की भाई क्या है?
अलग अलग टाइप की मिट्टी हमारे इंडिया में पाई जाती है, तो हमें इंडिया के हिसाब से पढ़ना है। कॉपी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए। एलुवियल सॉइल, ये क्या होता है भाई? ये रिवर प्लेन्स जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में ये पाया जाता है। अच्छा, ये फर्टाइल होती है, सुटेबल होती है क्रॉप्स के लिए, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर केन हो गया, इसके लिए ये मिट्टी बढ़िया है, एलुवियल सॉइल। नोट डाउन करिए, लिखते रहिए चीजों को। अब नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी कहते हैं भाई इसको। ये मॉइस्चर होता है इसके अंदर। काली मिट्टी है ना, सबसे बढ़िया होती है कॉटन के लिए। कॉटन की खेती होती है, रुई जो होती है जिससे कि धागे बनते हैं, तो ये क्या होता है? ब्लैक सॉइल हो गया। अब ये कहां पाया जाता है भाई? मध्य प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, गुजरात में हो गया, इन इलाकों में पाई जाती है ये। क्लियर है? कॉपी के अंदर नोट डाउन करते जाना है आप सभी लोगों को, जो भी टाइप है। चलिए, रेड सॉइल, लाल मिट्टी जिसको कहा जाता है। लाल मिट्टी कहां पाई जाती है भैया? ये इसके अंदर है ना, आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन ये फर्टाइल कम होती है, मतलब यहां उपजाऊ के लिए ज्यादा वो नहीं, पॉसिबिलिटीज नहीं रहती है, लाल मिट्टी होती है। ये इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में और साउदर्न पार्ट में पाई जाती है, साउथ में और ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है इंडिया के। इसी तरीके से है एक लेटराइट सॉइल। अच्छा, ये क्या होती है? ये हैवी रेनफॉल होता है ना, जो कीचड़ वाली मिट्टी होती है, हैवी रेनफॉल एरिया में पाया जाता है, लेटराइट सॉइल होता है। ठीक है, ये सुटेबल होती है उन क्रॉप्स के लिए जो कि जिनको पानी की जरूरत होती है, जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, इसके लिए सुटेबल होती है क्रॉप्स। लेटराइट सॉइल चाहिए इनको। अच्छा, डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट मतलब बलुआ मिट्टी। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये राजस्थान में पाया जाता है, और ये भैया ऑर्गेनिक के मामले में बहुत ही कम ऑर्गेनिकली होती है, सैंडी ऑयल होती है ना। इसी तरीके से माउंटेन सॉइल होती है, ये हिली एरियाज में पाई जाती है, जहां पे पहाड़ी इलाके हैं, जैसे कि अच्छा, पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा क्या होता है? एप्पल्स, फ्रूट्स, जम्मू कश्मीर में देखो, है ना, तो ये हिली एरियाज में पाए जाते हैं, वो फ्रूट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एप्पल्स के लिए। तो ये हमने पूरे मिट्टी के टाइप्स बता दिए, सॉइल सॉरी मिट्टी यानी कि सॉइल के पूरे हमने टाइप्स बता दिए जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। आपको क्या करना है? कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। नोट्स बहुत ही सिंपल स्वीट फॉर्मेट में होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, ज्यादा फालतू की बकवास नहीं होनी चाहिए। नोट्स को पढ़ते टाइम हमें समझ में आना चाहिए, इजीली हमें अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। तो हिंदी में भी चलिए देख लेते हैं। भारत में मिट्टी के प्रकार भैया, जलोढ़ मिट्टी जो गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में पाई जाती है, धान, गेहूं, गन्ने जैसी फसलों के लिए उपजाऊ होती है। फिर आते हैं काली मिट्टी, नमी बनाए रखती है, कपास के लिए बहुत बढ़िया होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लाल मिट्टी की बात कर लेते हैं, लोहे मतलब जिसमें आयरन होता है उससे भरपूर होती है, कम उपजाऊ है बट दक्षिण और पूर्व में पाई जाती है भारत के। लेटराइट मिट्टी की बात कर लेते हैं, भारी बारिश वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और यहाँ पे कॉफी, चाय के लिए बहुत उपयुक्त होती है। रेगिस्तानी मिट्टी की बात करते हैं भाई, ये राजस्थान में पाई जाती है, रेतीली मिट्टी होती है, कार्बनिक पदार्थों में खराब होती है। इसके अलावा पहाड़ी मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे सेब के फलों के लिए उगाने के लिए बहुत बढ़िया अच्छी फसल मानी जाती है, सेब जैसे फलों के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। तो हमने पढ़ा कि भैया भारत में मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या उगाया जा सकता है, किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट, अच्छा और भी प्रकार हो सकते हैं भाई, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो हमने मिट्टी के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, आप कहोगे सर इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं? अगर नुकसान हो रहा है सॉइल का तो इसका कंजर्वेशन भी होगा। बिल्कुल भैया, टेरेस फार्मिंग करो। हिली एरियाज में जो सॉइल इरोजन है, जैसे टेरेस फार्मिंग मतलब इस तरीके की चीजें बना सकते हो भाई, ताकि सॉइल इरोजन हो तो पहले यहाँ पे आके इकट्ठा, फिर यहाँ पे, फिर थोड़ा इरोजन से बचता है, सॉइल इरोजन जो क्षय है उससे बचता है, हिली एरियाज में काम आती है। इस तरीके से काउंटर प्लॉगिंग करो, मतलब स्टेप्स बनाओ, वाटर तेजी से नहीं बहे, ये हो गया। शेल्टर बेल्ट बनाओ। शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है ट्रीज, पेड़ों को लगाना चारों तरफ, हवा का जो बैरियर है वो रुके ताकि मिट्टी उड़े ना, उसका एरोजन ना हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम मिट्टी को बचा सकते हैं
टेरिस फार्मिंग करके, कंटूर जुताई करके, फसल चक्रण करके, शेल्टर बेल्ट करके। अच्छा, क्या होता है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फसल चक्रण, इसको मैं बताता हूँ। क्या होता है, अगर खेतों में आप अलग अलग तरीके के फसल उगाओगे, पहले मान लो आपने गेहूं उगा लिए, फिर चावल उगा लिए, फिर अरहर उगा लिए, फिर चने उगा लिए, फिर अलग अलग रोटेशन करते रहोगे ना, फसलों का चक्रण होगा ना, तो उसकी जो कहते हैं उपजाऊपन है वो बना रहेगा, उसकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छी होगी खेतों की। इसके अलावा पानी के बहाव को रोकने के लिए आप ढलान की रूपरेखा बना सकते हैं, कटाव को कम करने के लिए सीढ़ी नुमा खेत बना सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया सीढ़ी नुमा खेत। इसी तरीके से शेल्टर बेल्ट, हवा को रोकने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ लगा सकते हो, इसको शेल्टर बेल्ट भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको समझना होगा। अच्छा, वाटर रिसोर्सेस क्या होते हैं भाई? दो बातें तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली और समझ ली, लैंड और सॉइल के बारे में। अब हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेस क्या होते हैं, इनके बारे में बात करें। वाटर का मतलब होता है भाई पानी, और ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि ग्राउंड वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गया, रेनफॉल हो गया, बारिश होती है, पानी इकट्ठा होता है, जमीनों के अंदर जाता है, नदियों में जाता है, समुद्रों में जाता है, महासागरों में जाता है, और इसी तरीके से बहते हुए पूरा वो कलेक्ट होता है, ग्राउंड में हमारे इकट्ठा होता रहता है। तो ये कह सकते हो कि इसेंशियल वो ये रिसोर्स है, जैसे कि ग्लेशियर से, रेनफॉल से, ग्राउंड वाटर से मिलता है। अच्छा, सरफेस वाटर किसको कहते हैं? सोर्स क्या है? पहला तो सरफेस वाटर हो गया। सरफेस वाटर जो हमारे नदियों में है, झीलों में है, तालाबों में है, जिसको हमने रिजर्व करके रखा है। ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल से जो हम निकालते हैं, कुओं में जो है, कुओं के अंदर जो पानी है उसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। ग्लेशियर मेल्ट होता है, माउंटेन से जो मिलता है। रेन वाटर जो सीजनल रेनफॉल होती है वो होता है हमारा, ठीक है। अच्छा, जल संसाधन क्या होते हैं? एक प्राकृतिक संसाधन है जो विभिन्न रूपों में उपलब्ध है, जैसे सतही जल, भूजल, ग्लेशियर और वर्षा। सतही जल में नदियां हैं, झीलें हैं, जलाशय हैं, भूजल में कुएं हैं, नलकूप हैं, ग्लेशियर में पहाड़ों से पिघलती हुई बर्फ, और वर्षा जल दैट इज सीजनल जो बारिश होती है उसको हम कहते हैं। क्लियर? अब ये वाटर का यूज क्या है भाई? सबको पता है यार वाटर का यूज। डोमेस्टिक यूज में पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में फसलों को पानी देने के लिए, इरिगेशन सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल में चीजों को कूल करने के लिए, कूलिंग के लिए प्रोडक्शन का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हम यूज करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है भैया? ये भी नुकसान हो रहा है, वाटर की कमी होती जा रही है, ओवर यूज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पानी की डिमांड ज्यादा हो रही है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ, डोमेस्टिक यू वेस्ट होता जा रहा है। अच्छा, वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स भी हैं कुछ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है भाई, कलेक्ट कर सकते हो जो बारिश का पानी है उसको स्टोर कर सकते हो, बाकी कामों में यूज कर सकते हो, दैट इज स्टोर करना। एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक मतलब ड्रिप। अच्छा, जैसे इस मैंने देखा है ज्यादातर, मैं आपको समझा सकता हूँ थोड़ा अच्छी तरीके से। देखिए, एक होता है स्प्रिंकलिंग इरिगेशन। ये क्या होता है स्प्रिंकलिंग इरिगेशन? आपने देखा होगा खेतों में, अगर आप कहीं कहीं क्या होता है ना, खेतों में नालियों के थ्रू या पाइप के थ्रू पानी बिल्कुल छोड़ा जाता है, तो इसमें बहुत सारा पानी बहता है, नालियों में होते हुए जाता है, फिर जाता है और फिर पूरा खेतों में पानी फैल जाता है। क्लियर? एक तो ये सिंचाई का तरीका। दूसरा, वो पाइप लगाते हैं प्लास्टिक वाले, बांधते हैं बिल्कुल ट्यूब से, साइकिल वाले, और बिल्कुल पानी उसमें जाता है। एक ये तरीका, ट्यूबवेल से निकालते हैं। दूसरा होता है स्प्रिंकलिंग मेथड। आपने देखा होगा ना, मेरे को याद है एक बार मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था जब मैं छोटा था, देखा तो उस ट्रेन से देखते हैं इस वो एक फुहारा टाइप चलता रहता है, स्प्रिंकलिंग। यहाँ पे ऐसे लगी रहता है, यहाँ पे वो घूमता रहता है गोल गोल, और पानी फिर फेंकता रहता है, पानी फेंकता रहता है, ऐसे स्प्रिंकलिंग कहता है। आपने देखा होगा बहुत बार ट्रेनों से बचपन में गए होंगे, यात्रा किया होगा, तो वो घूमता हुआ आपको स्प्रिंकलर दिखा होगा। तो वो क्या करता है? पानी सिंचाई करता है, कम पानी में ज्यादा इफिशियंट तरीके से चीजें होती है, तो इफिशियंट इरिगेशन टेक्निक इसको कहते हैं, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन जो है उसको अवॉइड करो, प्रिवेंट करो यार, कि जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको पानी के अंदर तो डंप नहीं करना है, उसको कहीं फेंको कहीं। लेकिन पानी के अंदर बहुत सारे लोग वेस्ट मटेरियल फेंक देते हैं, पूजा भी बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। तो आप कोशिश करो कि कुछ जो चीजें हैं वही करो, आप आपकी आस्था का सम्मान है भाई,
लेकिन बहुत सारे लोग कपड़े भी फेंक रहे हैं, कुछ भी फेंक रहे हैं उसके अंदर, तो ये नहीं करना है आपको, है ना, उससे नुकसान होता है। वाटर पोल्यूशन के अंदर उसको प्रिवेंट करना, उसको अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको डंप नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी। अब बात कर लेते हैं जल के उपयोग। घरेलू उपयोग में पीना, खाना बनाना, सफाई करना, फसलों की सिंचाई में, ठंडा कर रखने में, जल विद्युत बनाने में, उत्पादन में। समस्याएं है, पानी की कमी है, जल प्रदूषण भी हो रहा है। तरीके हैं कुछ, वर्षा का जो जल है उसको संचय करिए, सिंचाई की अच्छी तकनीक का यूज करिए, और जल प्रदूषण से बचने के लिए जो अपशिष्ट है उनको डंप करना बंद करिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं भाई। क्या आपको पता है, डिड यू नो व्हाट 3% केवल अर्थ का जो फ्रेश वाटर है ना, लेस देन 1% यूजेबल है ड्रिंकिंग और इरिगेशन के लिए। मैंने आपको बताया पीने के लिए और इरिगेशन के लिए केवल 1% है यूजेबल। 50 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन इंडिया आर अफेक्टेड बाय सोइल इरोजन एवरी ईयर। 50 मिलियन हेक्टेयर जो सोइल इरोजन हो रहा है पर ईयर, सोचो। टेरिस फार्मिंग वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट मेथड सोइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस हिल एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है। पृथ्वी पर केवल 3% पानी ही अच्छा पानी है और 1% से भी कम पीने और सिंचाई के लिए उपयोग करने योग्य है। भारत में हर साल लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर भूमि मिट्टी के कटाव से प्रभावित होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित मिट्टी संरक्षण की सबसे पुरानी विधियों में से एक है जिसको हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। आई होप की चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी, नोट्स आपने बना लिए होंगे। अब बारी है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं मुझसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, सो बी रेडी। क्वेश्चंस नंबर्स लिख के रखिए, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं। आप मुझे बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं, और ये चेक होने वाला है आज, बिल्कुल। चलिए जी शुरू करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड कि आपके सही आंसर्स क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्सेस है? वाटर, लैंड, सोइल या ऑल ऑफ एबव? कौन सा रिन्यूएबल है? तो आप कह सकते हो कि इसमें से जो हमारा रिन्यूएबल है वो सभी हैं। लैंड भी है, वाटर भी है, सोइल भी है, ऑल ऑफ एबव, ये सब नवीनीकरण है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। चलिए, किस प्रकार की मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? एलुवियल, ब्लैक, रेड या फिर लेटराइट सोइल? आप कहोगे सर आपने तो हमें बताया नहीं। भाई अगर नहीं बताया है ना तो थोड़ा बहुत तुक्का भी लगा सकते हो, देख सकते हो कि क्या चीजें हैं। फिर बहुत ही सिंपल है यार, रेगूर कुछ आपको समझ आएगा, जिसको हम कहते हैं ब्लैक सॉइल को रेगूर सॉइल भी कहा जाता है। काली जो मिट्टी है उसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, याद कर लो, आपके एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। देखिए कितने सही जा रहे हैं। सॉइल इरोजन का मेन कारण क्या है भाई? एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, टेरेस फॉर्मिंग या काउंटर प्लॉगिंग। मिट्टी का इरोजन जो है वो किसके कारण हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहा है, पेड़ों की कटाई के कारण मिट्टी का मृदा अपरदन हो रहा है। कौन सी फार्मिंग मेथड हेल्प करती है सॉइल को बचाने में, रिड्यूस सॉइल इरोजन ऑन द स्लोप्स? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल फार्मिंग। भैया जो टेरेस फार्मिंग है ना, टेरेस ये कम करती है सीढ़ी नुमा खेत बनाना, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है भाई, हिली एरियाज में यूज करी जाती है। पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत भाग फ्रेश वाटर है, मीठा जल? 3%, जिसमें से लेस देन 1% प्योर है, पीने योग्य है, सिंचाई के योग्य है। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विच सोइल इज सुटेबल फॉर ग्रोथ कॉटन। कॉटन के लिए कौन सी मिट्टी बहुत काम की है, आप मुझे बताइए। मैं बता चुका था आपको, ब्लैक, एलुवियल, रेड या लेटराइट। तो आप कहोगे सर जो ब्लैक सोइल है ना, जिसको रेगूर भी कहते हैं, रेगूर सोइल भी कहते हैं, वो कॉटन के लिए, कपास के लिए बहुत बेटर है। चलिए जी, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग स्टोरिंग रेन वाटर कॉल्ड? रेन वाटर को स्टोर करना क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाएगा, ड्रिप इरिगेशन कहलाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाएगा या वाटर
रिसाइकलिंग कहलाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। कमेंट करके जरूर बताना, मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है आपको। दैट इज which of the following is not a type of soil erosion? soil erosion कौन सा नहीं है भाई? सीट इरोजन नहीं है, गली इरोजन नहीं है, टेरेस इरोजन नहीं है, विंड इरोजन नहीं है। कौन सा मृदा अपरदन का प्रकार नहीं है भाई? टेरेस इरोजन। टेरेस इरोजन नहीं होता है कोई भी। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? पेरेंट रॉक, टॉप सॉइल, सब सॉइल या बेड रॉक? उसको हम कहते हैं टॉप सॉइल। सबसे ऊपरी परत है भाई, टॉप, नाम से ही पता चल रहा है, अपर मोस्ट जो लेयर होती है उसको। Which of these the major cause of water pollution? वाटर पोल्यूशन का मुख्य कारण क्या है? इंडस्ट्रियल का वेस्ट, या फिर काउंटर फार्मिंग, या मल्चिंग, या फिर सॉइल इरोजन? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो आप कहोगे सर जो इंडस्ट्रियल से निकलने वाले वेस्ट हैं यही एक प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। विच रीजन इन इंडिया इज नॉन फॉर लेटेराइट सॉइल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? इंडो गैंगनेटिक प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यू, थार डेजर्ट या हिमालय रीजन? इंडो गैंगेटिक प्लेन होगा, या फिर डेक्कन होगा, या थार होगा, या फिर हिमालय रीजन होगा? तो इसका होगा डेक्कन प्लेट्यू को लेटेराइट मिट्टी के लिए जाना जाता है। कृषि के लिए किस प्रकार की भूमि सबसे उपयुक्त है? फॉरेस्ट, वेस्टलैंड, फर्टाइल प्लेन लैंड या डेजर्ट लैंड? कृषि के लिए तो फर्टाइल जो प्लेन लैंड है वो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए 13 वाले क्वेश्चन को बताइए। विच कंजर्वेशन मेथड इन्वॉल्व प्लांटिंग ट्रीज टू एक्ट विंड वेरियर? अच्छा, जो हवा तेज चलती है ना, उससे मिट्टी उड़ जाती है, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? किस मेथड का यूज करते हैं? काउंटर प्लॉगिंग करते हैं, शेल्टर बेल्ट्स, या फिर मल्चिंग, या फिर टेरेस फॉर्मिंग? मैंने आपको बताया था एक वर्ड, उसका नाम है शेल्टर बेल्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये वाई और उद्योगों के रूप में पेड़ लगाने को शेल्टर बेल्ट भी कहते हैं। विच टाइप ऑफ वाटर रिसोर्स इज स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड? अंडरग्राउंड में जो वाटर है उसको हम क्या कहते हैं भाई? सरफेस, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर वाटर? बहुत ऑप्शन नंबर सी जो है वो बहुत सिंपल है यार, इसलिए तो सही जाना ही जाना चाहिए। आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। ईमानदारी जो है ना वो होनी चाहिए। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सॉइल? मिट्टी के मुख्य घटक क्या है? रॉक से, ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल से, ऑल ऑफ एबव? सब के सब, रॉक की बात कर लो, ऑर्गेनिक मैटर की बात कर लो, मिनरल्स की बात कर लो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? तो लैंड डिग्रेडेशन में भूमि क्षरण का मानव निर्मित का क्या कारण है? अर्थक्वेक होगा, ओवरग्रेजिंग होगा, सॉइल फॉर्मेशन होगा, या फिर ग्लेशिएशन होगा? तो आप कह सकते हो कि ओवरग्रेजिंग जो है, ओवरग्रेजिंग मतलब अत्यधिक चारण जो है वो भूमि क्षरण का कारण बनता है। भूमि क्षरण का कारण बनता है अत्यधिक चारण, पशुओं द्वारा हो सकता है ओवरग्रेजिंग। व्हाट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ अर्थ? सबसे बड़ा स्रोत क्या है भैया? ग्राउंड वाटर है सबसे बड़ा स्रोत। अच्छा, मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? फ्रेश वाटर ऑफ द अर्थ। सॉरी रिवर भी नहीं, ग्लेशियर। ग्लेशियर है ग्राउंड वाटर का, मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत। ओके, फ्रेश वाटर का जो है ना, जो बर्फ के रूप में है वो फ्रेश वाटर है, और पीने का जो है ना योग्य पानी वो ग्राउंड वाटर में है। तो इसमें पूछा है मीठे पानी का, पूछा फ्रेश वाटर का पूछा है। मेरे को पीने का पानी सुनाई दिया, सॉरी सुनाई बोल रहा हूँ, दिखाई दिया। मैंने यहाँ पे केवल फ्रेश वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रेश वाटर लिखा है। फ्रेश वाटर इट मींस ग्लेशियर, जो बर्फ के रूप में है। विच क्रॉप्स इज बेस्ट suited for the alluvial soil? जलोढ़ मिट्टी के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी, भैया बोर हो रहे हो क्या? पढ़ना है। जलोढ़ मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? राइस है, टी है, कॉटन है, या कॉफी है? मैंने आपको बताया कि चाय, जलोढ़ सॉरी चाय तो दूसरी उसमें यूज होती है। जो चावल है, राइस जो है, वो जलोढ़ मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है। What is the process of ploughing along the counter lines of called? Strips farming, counter ploughing, crop rotation या mixed farming?
देखिए जो प्लॉगिंग होती है ना, जुताई जो होती है ना, अलोंग विथ काउंटर लाइंस कॉल्ड, जो काउंटर लाइंस में होती है उसको हम कहते हैं काउंटर प्लॉगिंग। काउंटर प्लॉगिंग कहते हैं भाई, प्लॉगिंग जो होती है ना काउंटर लाइंस में जो होती है उसको काउंटर प्लॉगिंग कहते हैं ना। कभी कभी हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने पे भी आंसर मिल जाते हैं। विच सॉइल टाइप इज पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर बट रिच इन आयरन, जो आयरन में बहुत होती है और लेकिन ऐसे में बहुत कम है। तो आपको पता है जो हमारी रेड सॉइल है, क्लियर है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। ये आपकी, इसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है बट ऑर्गेनिक कम पाया जाता है। आई होप की चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। और एक मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारा प्रोग्राम है और मैं हमेशा कहता हूँ यार कि मेंटरशिप प्रोग्राम में एक बार आप पार्टिसिपेट करके देखो, बहुत अच्छा लगने वाला है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो बच्चे हैं भैया टिक कर लो, ये कंप्लीट हो चुका, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही 1 बाय 1 करके। और आपको पता है हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 15। क्लियर है। आगे हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। मिनरल्स और पावर रिसोर्सेस इसका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, तो हम आगे वाले चैप्टर्स में मिलेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा मेंटरशिप का बता दूं कि ये आगे चलेगा ऐसे ही। और ट्रैकिंग सीट जो आपको दी गई है भाई, इसको करना है। जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है सभी बच्चों के लिए 1 to 1, बोर्ड एग्जाम्स, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, ठीक है। सिलेबस का एनालिसिस कराते हैं, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरेंस मेथड, डेली टास्क प्लान, डे वाइज ट्रैकिंग और वीकली रैंक की पोजीशंस हम इसमें बताते हैं। कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम के की ज्यादा जानकारी के लिए भाई आप हमारी मदद भी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल करके आप कंप्लीट मेंटरशिप की जानकारी ले सकते हो कि कैसे होता है, क्या होता है, हमें ऑफलाइन में क्या मिलेगा। आपके घर कोरियर होगा, जाएगा आपके पास में कंप्लीट एक सीट जिसमें ईयर के लिए कंप्लीट प्लानिंग होती है, उसको हम ट्रैक करते हैं, आपसे बातें करते हैं, 1 to 1 चीजें होती हैं। तो बिल्कुल आप जुड़िए, कॉल करिए, पूछिए क्या है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, गुड बाय।